नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। हम नो सूट्स पे काफ़ी दिनों से कुछ लेक्चर्स डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ। बट कुछ लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि सर नो सूट्स के बारे में बताइए कि नो सूट्स होते क्या हैं, क्या पोटेंशियल सिलेक्शन पोसोलॉजी क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या फार्मेकोलॉजी है उनकी, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या इंडिकेशन है और क्या प्रिकॉशन हमें नो सूट्स में ध्यान रखने चाहिए। तो इसी को लेके मैंने एक लेक्चर तैयार किया है कि नो सूट्स होते क्या है, कहाँ से नो सूट्स पहली बार शब्द आया है और क्या इसकी प्रिपरेशन है, क्या इसका इंडिकेशन है और क्या प्रिकॉशन है। तो चलिए शुरू करते हैं नो सूट्स के बारे में। जो नो सूट्स की कॉमन डेफिनेशन है, द नो सूट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल सब्सटेंस यूज्ड एज अ मेडिसिन व्हिच इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस एंड अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक मेथड ऑफ डाइल्यूशन। द जो टर्म नो सूट्स है वो फर्स्ट कॉइन्ड बाय डॉक्टर हैरी। तो नोसोट्स वो दवाई होती है, वो मेडिसिन होती है जो कि पैथोलॉजिकल सब्सटेंस, जो कि डिजीज प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, उससे होम्योपैथिक वे से प्रिपेयर किया जाता है मेडिसिन को। मैं हिंदी ज़्यादा यूज़ करूंगा क्योंकि कुछ हिंदी पेशेंट है जो चाहते हैं कि मैं हिंदी में बताऊं, या कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि मैं हिंदी का ज़्यादा उपयोग करूं, तो मैं वैसे ही करूंगा। द नोसोट्स इज करेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल सब्सटेंस, वही डिजीज प्रोडक्ट, और सबसे पहले इसे डॉक्टर हैरिंग ने नोसोट्स वर्ड कॉइन किया था। जो नोसोट्स है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। नोसोट मीन्स डिजीज एंड सीडोज मीन्स अपीयरेंस, तो डिजीज अपीयरेंस ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम सोर्स की बात करें तो नोसोट्स कहाँ से आए हैं या किन पदार्थों को लेकर नोसोट्स बनाया जाता है, तो एज वी नो दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिजीज टिश्यू। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो नोसोट्स हैं वो डिजीज्ड टिश्यू या डिजीज पार्ट कह सकते हैं, या बीमारी के डिस्चार्जेस जो स्राव होते हैं उससे, या एक्सक्रीशंस एंड फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर, या फिर डायरेक्ट माइक्रोबियल कल्चर से भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिजीज टिश्यू, डिजीज प्रोडक्ट, डिस्चार्जेस, बीमारी के कोई फोड़े से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या फोड़े का पदार्थ ले लें हम, चाहे ट्यूबरकुलोसिस के केस में हम लंग ट्यूबरकुलस जो होता है उसका हम टिश्यू ले सकते हैं, या फिर किसी डिस्चार्ज से बनाया जा सकता है। लाइसेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस द एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। अब लाइसेट क्या होता है? द प्रिपरेशन कंटेनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइसिस ऑफ सेल्स, इसको हम लाइसेट बोलते हैं। अब एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टाइफाइड में जो साल्मोनेला टाइफी जो होता है, वो जो डिस्चार्ज लाइसेट जो होता है उससे टाइफोडिनम बनती है, स्टेफाइलो से स्टेफाइलोकोकिनम, पैराथायरोडिनम आर अंडर एंडोटॉक्सिन कैटेगरी एंड डिप्थीरिया इज अंडर एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग कैटेगरी। प्यूरिफाइड टॉक्सिन ले सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या पैथोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम ह्यूमन कन्वल्सेंट और डिजीज सब्जेक्ट सच एज वेरियोलिनम, इन्फ्लुएंजिनम, सोराइनम एंड सिफिलिनम। इनके बारे में मैं पहले सोराइनम के ऊपर लेक्चर, सिफिलिनम के ऊपर लेक्चर में डाल चुका हूँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस या डायरेक्ट पैथोलॉजिकल मटेरियल से हम बनाते हैं सोराइनम, सिफिलिनम एंड वेरियोलिनम को। अगर हम नोसोट्स के क्लासिफिकेशन की बात करें कि किस तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है, तो जो वर्गीकरण किया गया है, डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम ह्यूमन बीइंग के डिजीज प्रोडक्ट से कोई दवाई बनाते हैं तो उसे, या एनिमल के कोई डिजीज प्रोडक्ट से बनाते हैं तो, या फिर प्लांट के, तो ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। अगर हम ह्यूमन बीइंग के डिजीज प्रोडक्ट से मेडिसिन बना रहे हैं तो एग्जांपल है बेसिलिनम, कार्सिनोसिन, मैडोरिनम एंड सोराइनम। और अगर हम एनिमल से लेते हैं तो एम्ब्रेग्रेशिया, एंथ्रासीनम, हाइड्रोफाबिनम एंड मेलेंट्रिनम, जो हम इनके बारे में बताएंगे। डिजीज प्रोडक्ट अगर हम प्लांट से तो सिकल कोरन, जूस्टिलेको या ऑस्टिलिको। अगर हम फार्माकोपिकल कोपिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो फार्माकोपिया में देखिए हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन सोर्स के हिसाब से, अगर ह्यूमन बीइंग का डिजीज प्रोडक्ट है, एनिमल का है या प्लांट का है। अगर फार्माकोपिया के हिसाब से तो इसमें N1, N2, N3 एंड N4 के हिसाब से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। तो N1 में प्रिपरेशन जो किया जाता है, लाइसेट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, जो हमने आगे देखा टाइफाइड, स्टेफिलोकोकिनम एंड स्ट्रेप्टो, जो एंडोटॉक्सिन है। अगर हम यहीं पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं तो डिप्थेरिनम, उसे हम N2 कैटेगरी में रखते हैं। अगर हम
N3 कैटेगरी की बात करें तो प्यूरिफाइड टॉक्सिन हम यूज करते हैं। अगर हम N4 कैटेगरी की बात करें अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया के हिसाब से, जो प्रिपरेशन मेड फ्रॉम ह्यूमन, एनिमल एंड डिजीज मटेरियल, जिसमें वेरियोलिनम, इन्फ्लुएंजिनम, सिफिलिनम एंड मॉर्बिलिनम आती है। तो ये फार्माकोपिया के अनुसार क्लासिफिकेशन था और हमने सोर्स के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन देखा। अगर हम पोसोलॉजी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है पोसोलॉजी में कि क्योंकि ये डिजीज प्रोडक्ट है तो अनवांटेड एग्रेवेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसे लो पोटेंसी में यूज करें तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हायर पोटेंसी 1M या 10M का हमें उपयोग करना चाहिए, डिपेंड करता है वो। अगर हम इंडिकेशन की बात करें कि नोसोड्स हमें कहाँ यूज करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, तो सिम्टम्स सिमिलैरिटी पे तो हमें यूज करना ही चाहिए। जिस तरीके से हम दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं उसी तरीके से करना चाहिए। और जो अगला इंडिकेशन है वो है एज ए एंटी मियाज्मेटिक और इंटर करेंट मेडिसिन। तो एंटी मियाज्मेटिक अगर कोई केस लगातार ऐसा चला आ रहा है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने के बावजूद भी वहां पे हमें क्योर नहीं मिल रहा है, स्टैंड स्टिल कंडीशन आ गई, तो हमें इंटर करेंट रेमेडी या फिर एंटी मियाज्मेटिक, जैसे हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारी मेडोरिनम है वो एंटी साइकोटिक, जहाँ पे थूजा हमें काम कर रही है या दूसरी कोई साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है, बट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो काम नहीं कर रही, तो हम यहाँ पे एंटी मियाज्मेटिक की तरह मेडोरिनम, वहाँ पे साइकोटिक मैनिफेस्टेशन होने चाहिए। या फिर हम मेडोरिनम को रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस जो होती है उसमें भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। यहीं पे सोराइनम हम ले सकते हैं, जहाँ पे सल्फर काम नहीं कर रही वहाँ पे हम सोराइनम का उपयोग कर सकते हैं। सेम सिमिलरली ट्यूबरक्लिनियम का हम उपयोग करते हैं। इवन डिप्थेरिनम में भी एक राइटर ने लिखा हुआ है कि जहाँ पे अगर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस या लेरेंजाइटिस है तो वहां पे भी हम डिप्थेरिनम का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इंडिकेशन, हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज पर्सनल एज वेल एज फैमिली। अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी भी स्पेसिफिक बीमारी की, चाहे गोनोरिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या सिफिलिस हो, तो वहां पे भी हम नोसोड्स का उपयोग कर सकते हैं। और आगे जो इंडिकेशन है उसमें लिखा हुआ है नोसोड्स यूज एज अ प्रोफाइलैक्टिक्स, किसी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे टाइफाइड के लिए टाइफोडिनम, चिकन पॉक्स के लिए वेरियोलिनम, मीजल्स के लिए मॉर्बिलिनम और मम्स के लिए पैरोटिनम हम देते हैं। पुअर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट, अगर कोई पेशेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या उसकी रिकवरी नहीं हो रही कॉन्स्टिट्यूशनल या सिमिलिमम देने के बावजूद भी, तो हम नोसोड्स का सहारा ले सकते हैं। अब ये इंडिकेशन थे। अब नोसोड्स को यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। तो जो पहला प्रिकॉशन है वो ये है कि नोसोड्स को बहुत फ्रिक्वेंट रिपीट नहीं करना है और ज्यादा यूज नहीं करना है उनका, कि कंटिन्यूअस दिए जा रहे हैं या फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं। आगे जो प्रिकॉशन है वो है when nosodes are used as a prophylactic never given in incubation periods। अगर हम किसी पेशेंट को या किसी कम्युनिटी में हम प्रोफाइलैक्टिक की तरह नोसोड्स यूज कर रहे हैं तो उस डिजीज का अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड्स, और जो डॉक्टर है वो इंक्यूबेशन पीरियड्स अच्छे से समझते हैं, अदरवाइज क्या होगा, सिवियर एग्रेवेशन के चांसेस रहेंगे। एक और चीज है अवॉइड टू मिक्स और पॉलीफार्मेसी स्टाइलिन नोसोड्स। हमें ऐसा नहीं करना है कि ट्यूबरकुलिनम, मेडोरिनम और सोराइनम को एक साथ मिला के दे दिया हो, वैसे भी हम पॉलीफार्मेसी को सपोर्ट नहीं करते। एंटी मियाज्मेटिक एंड नोसोड शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब साइमल्टेनियसली। ठीक है, सल्फर और सोराइनम साथ में नहीं देना है, थूजा और मेडोराइनम साथ में नहीं देना है, मर्क्यूरियस एंड सिफिलिस या एसिड नाइट्रिक को साथ में नहीं देना है। इस तरीके की चीजें हमें ध्यान। बावेल नोसोड शुड नॉट बी कंपाउंडेड, बावेल नोसोड्स को भी मिलाना नहीं है। आगे हम देखें प्रिकॉशन में कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशन है स्पेसिफिक नोसोड्स को लेके, तो वो है बेसिलिनम शुड नॉट बी गिवन बिलो द 30C, जैसे कि हम आगे भी पोसोलॉजी में बात कर चुके हैं। कार्सिनोसिन शुड नॉट बी गिवन इन एडवांस्ड केसेस ऑफ कैंसर, जहाँ पे मेटास्टेसिस हो गई है, फाइनल स्टेज है, तो वहां पे भी हम इसका उपयोग नहीं करते कार्सिनोसिन का। मेडोराइनम शुड बी गिवन इन वेरी हाई पोटेंसी, जो कि कॉमन रूल है। ट्यूबरकुलिनम शुड नॉट बी गिवन इन हार्ट पेशेंट, ये लिखा हुआ है डॉक्टर राजीव सक्सेना ने अपनी बुक में। मलेरिया ऑफिसिनेरेस should not be given below 6th potency. Hydrophobinum should not be used below 6th potency. Botulinum always use higher potency.
तो ये कुछ इन्होंने इंडिकेशन है। डिप्थीगिनम should always be used above 30 C 200 और है ना CM potency, ये कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशन बताए हैं डॉक्टर राजीव सक्सेना ने अपनी बुक, जिसका नाम है अ फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी ऑफ नोसोड्स। और इसमें से कुछ जो क्लासिफिकेशन जो हमने लिया है वो परसीविंग बुक है डॉक्टर अरविंद जैन की, ये वहां से लिया है हमने उनका, जो कि ग्रुप स्टडी के हिसाब से परसीविंग करके आती है डॉक्टर अरविंद जैन की। सो फ्रेंड, ये था नोसोड्स। मुझे उम्मीद है कि आपके जो सवाल थे नोसोड्स को लेके कि क्या प्रिकॉशन, क्या इंडिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन और किस तरीके से यूज करते हैं, बाकी मैंने अलग अलग नोसोड्स पे अपने अलग अलग लेक्चर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। उम्मीद है आपने देखे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर नोसोड्स पे तैयार किया है इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वही अगेन रिक्वेस्ट, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।